Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of After Marriage. तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था जो वांग यीबो की गर्लफ्रेंड घर पे आई थी तो वो जियोजान से कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वांग यीबो ने एक हाउस हस्बैंड से मैरिज की होगी। मुझे लगा था वो वांग यीबो की तरह ही बहुत ज़्यादा कैपेबल होगा, पर तुम यहाँ पर रिलैक्स करते हो और वांग यीबो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। ये सुनकर जियोजान को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कोई रिएक्ट नहीं करता और वॉशरूम में चला जाता है। जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तो वांग यीबो और उसकी गर्लफ्रेंड डिवोर्स पेपर के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर आपने आफ्टर मैरिज के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जब जियोजान वांग यीबो और उसकी गर्लफ्रेंड की बात सुनता है तो सोचता है कि वांग यीबो की गर्लफ्रेंड बहुत जल्दी में है। कुछ टाइम बाद वो अपस्टेयर अपने रूम में जाने लगता है और वांग यीबो और उसकी गर्लफ्रेंड की आगे की बात नहीं सुनता। जियोजान जब अपने रूम में एंटर होता है तो रूम में बेड के पास किसी का लगेज पैक करके रखा था। ये देखकर वो बिटरली स्मेल करता है और ड्रॉवर के पास जाता है। ड्रॉवर ओपन करने पर वहाँ पर डिवोर्स पेपर की पूरी फाइल रखी थी। जियोजान उन पेपर्स को देखकर खुद को क्राई करने से रुक रहा था, क्योंकि अब क्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो कितना भी डोले उस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकता। वो जैसे ही उस फाइल को निकाल कर टर्न होता है तो वांग यीबो डोर के पास खड़ा था। जियोजान कहता है, मैं इन पेपर्स को बस साइन करने ही वाला था। और वो वांग यीबो की कोई बात सुने बिना ही एक डेस्क के पास चला जाता है और चेयर्स पर बैठ जाता है। जब वो फर्स्ट पेज साइन करने वाला था तब वांग यीबो कहता है, क्या तुम हम लोगों को रोकोगे नहीं? ये सुनते ही जियोजान ने जो पेन पकड़ी हुई थी उस पर उसकी ग्रिप टाइट हो जाती है, पर वो धीरे से कहता है, मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा? पर वो वांग यीबो से अपनी नज़रें नहीं मिला रहा था। वांग यीबो को ये सुनने के बाद अपने चेस्ट में एक पेन फील होता है, पर वो इस बात को इग्नोर कर देता है और धीरे से कहता है, हाँ, आखिर तुम हम लोगों को क्यों रोकोगे? उसने ये बात बहुत धीरे से बोली थी, पर जियोजान ये बात सुन लेता है। इसके बाद वो आगे वांग यीबो से कुछ नहीं कहता। जियोजान उस प्लेस पर थोड़ी देर साइलेंस बैठा रहता है और वो बार बार खुद को समझा रहा था कि उसके पास अब अपने लव का सरनेम नहीं है। बहुत टाइम पहले से ही उसने खुद को वांग झान बोलना बंद कर दिया था, क्योंकि इस नेम से उसे अपने हार्ट में बहुत पेन होता था और उसे ऐसा फील होता था जैसे उसकी हार्ट बीट कभी भी स्टॉप हो जाएगी। जब से वांग यीबो और जियोजान के बीच में फ़ाइट ज़्यादा होने लगी थी तब से जियोजान का माइंड फुल इनसिक्योरिटीज़ और डाउट से फिल हो गया था। जियोजान खुद को इस बारे में सोचने से रोकना चाहता था, पर उसका माइंड खुद को स्टॉप नहीं कर पाता था। फाइट के बाद से जब से उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगी थी तब से जियोजान को पता था कि उनके बीच में कभी ना कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है, पर फिर भी उसने वांग यीबो के साथ एडजस्ट करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और ऐसी किसी सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि अगर वो अपनी पूरी कोशिश करेगा तो ये सिचुएशन इतनी जल्दी नहीं आएगी, पर फिर भी वो खुद को जियोजान कहने लगा था, ताकि जब उसका ये नाइटमेयर सच होने वाला हो तो उसे इतना ज़्यादा पेन ना हो। जियोजान सिग्नेचर करने से पहले उन पेपर्स को देखता है और उसका विज़न ब्लरी होने लगा था। वो खुद से कहता है, बस कुछ टाइम और। इसके बाद उन पेपर्स पे अपने ट्रेमलिंग हैंड के साथ सिग्नेचर करने लगता है। वांग यीबो अभी भी एक स्टेटस की तरह गेट के पास खड़ा था और जियोजान को हर पेपर पर साइन करते हुए देख रहा था। उसे अपने चेस्ट में एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी जिसे वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था। कुछ टाइम बाद जियोजान अपनी चेयर से खड़ा होता है और उन पेपर्स को नीटली अरेंज करने के बाद फाइल में लगा देता है। फिर वो वांग यीबो के पास जाता है और उसे वो फाइल हैंड ओवर कर देता है। अब वांग यीबो ने जियोजान को इतने पास से क्लियरली देखा था। वो जियोजान के लिप्स पे
कट और उसके हाथ पे बैंडेज देखता है। वांगीबो जूजान से पूछना चाहता था कि आखिर क्या हुआ है, पर फिर वो सोचता है कि अब उसे इससे कोई मतलब नहीं है। जूजान कहता है, मैं तुम दोनों को अपनी बेस्ट विशेस देता हूँ और वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हैप्पी रखे। ये कहने के बाद वो तुरंत रूम के बाहर चला जाता है और वांगीबो का कोई रिप्लाई नहीं सुनता। वांगीबो सोचता है कि जो पर्सन अभी डोर के बाहर गया है वो अब उसका हस्बैंड नहीं है और ना ही उसके कॉलेज का बॉयफ्रेंड और ना ही वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। वो बस एक स्ट्रेंजर है जिसे वांगीबो जानता था। इसके बाद उन लोगों के जाने का टाइम आ जाता है। जूजान अपने घर के एंट्रेंस पे खड़ा था। झाओलिंग स्माइल करते हुए कहती है, थैंक यू सो मच जूजान। जूजान भी स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स। झाओलिंग इसके बाद कार में जाकर बैठ जाती है, पर वांगीबो अभी भी घर के बाहर खड़ा था। वांगीबो और जूजान के बीच में साइलेंस थी। जूजान उस साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहता है, आई गेस दिस इट। वांगीबो जूजान की आंखों में देखता है और कहता है, यस। वांगीबो को अभी भी अपने चेस्ट में बहुत अजीब फील हो रहा था, पर तभी उसके गर्लफ्रेंड की वॉइस आती है, ईबो बेबी इतना टाइम क्यों लग रहा है। ये सुनने के बाद जूजान कहता है, गुड बाय वांगीबो। उसने मेटल गेट को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था। धीरे धीरे उसका हाथ भी वाइट होने लगा था। वो अपनी पूरी बेस्ट कोशिश कर रहा था कि वो इन लोगों को अपने एक जेन्युइन स्माइल के साथ गुड बाय करे, पर अब वो और ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो स्माइल नहीं करना चाहता था, वो क्राई करना चाहता था। वो बहुत टाइम से अपनी सारी फीलिंग्स को एक बोतल के अंदर बंद कर रहा था, पर अब उससे ये और नहीं हो पा रहा था। वो सोचता है, प्लीज़ अब चले जाओ, क्योंकि अब उससे ये पेन और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पर तभी जूजान को ऐसा लगता है जैसे उसने वांगीबो की आंखों में कुछ टाइम के लिए पेन देखा, जो इमीडिएटली उसकी आंखों से गायब हो गई। जूजान को समझ नहीं आ रहा था कि रियलिटी थी या उसका इमेजिनेशन, पर वांगीबो की आंखों में पेन देखने के बाद उसे और भी ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था। वांगीबो भी कहता है, गुड बाय जूजान, और जाकर कार में बैठ जाता है। जूजान अभी भी गेट के पास खड़ा था और वो उस कार को धीरे धीरे छोटा होते हुए देख रहा था। कुछ टाइम बाद वो कार वहाँ से पूरी तरीके से गायब हो जाती है। जूजान कई घंटों तक वहीं खड़ा रहता है और सिर्फ नीचे देख रहा था, पर तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अभी भी अपनी वेडिंग की गोल्डन रिंग को अपने फिंगर्स में पहना हुआ था, जो कि वांगीबो ने अब और नहीं पहनी। वो उस रिंग को उनके नाइट स्टैंड के पास रख के चला गया था। वो रिंग अभी भी बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी। जूजान उस रिंग में अपना रिफ्लेक्शन भी देख सकता था। ये देखने के बाद जूजान सोचता है, एटलीस्ट तुम्हारा कलर हमारे लव की तरह डिसअपियर नहीं हुआ। जूजान बार बार सोच रहा था कि शायद ये उसका नाइटमेयर हो, पर ऐसा नहीं था, ये रियलिटी थी। जूजान की आंखों से टीयर्स निकलने लगते हैं। जूजान इस रियलिटी को कभी भी फेस नहीं करना चाहता था और उस रियलिटी से बहुत ज़्यादा स्केयर था। कुछ टाइम बाद वो घर के अंदर चला जाता है। उसने मेन डोर को लॉक भी नहीं किया था। जैसे ही जूजान घर में एंटर होता है तो उसे पहले से भी ज़्यादा लोनली फील हो रहा था, पर सडनली उसके आसपास के जितने भी कलर्स थे वो डिसअपियर होने लगते हैं और उसका वज़न ब्लरी होने लगता है। जूजान को अपने सिर में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। वो अपने फॉरहेड को अपने दोनों हाथों से टाइटली पकड़ लेता है और गेट से टिक जाता है। जूजान फिर से कहता है, कुछ टाइम और। इसके बाद वो उस बोतल को निकाल कर उसमें से डायरेक्टली अपने मुंह में कुछ गोली डालने लगता है, पर वो गोलियां उसके गले में अटक जाती हैं और वो बहुत बुरी तरीके से खांसने लगता है। इसके बाद जूजान को अपने पेट में भी बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। जूजान अपनी ब्रेथ को इनहेल और एक्सेल करने लगता है, पर जूजान को ऐसा फील हो रहा था कि उसकी कंडीशन पहले से भी ज़्यादा बुरी हो रही है, क्योंकि उसे अपने स्टमक में और ज़्यादा पेन होने लगा था। वो इमीडिएटली
अपना फ़ोन निकालता है और एक नंबर डायल करता है, पर उसका कॉल कोई रिसीव नहीं कर रहा था। धीरे धीरे जूजान का विज़न ब्लैक होने लगता है और उसे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। जूजान सोचता है कि अभी पेन किलर्स और लाइट मेडिसिन का उस पर कोई असर नहीं होगा। जूजान की ब्रेथ धीरे धीरे स्टॉप होने लगी थी। उसे बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग फील हो रहा था। जूजान ने गेट को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था जिससे उसका बैलेंस बना रहे। उसकी आंखों से लगातार टीयर्स निकल रहे थे। कुछ टाइम बाद उसे अपने स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड निकल जाता है। उसके सामने जो वाइट कलर की टाइल्स थी अब वो पूरी डार्क रेड कलर की हो चुकी थी। धीरे धीरे जूजान की नीज बहुत ज़्यादा वीक होने लगे थे और वो उस ब्लड के पास थोड़ी दूर से फ्लोर पे गिर जाता है। उसकी ब्रेथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने लगी थी और उसकी आंखें बंद हो रही थी। उसके हाथ में जो मोबाइल था उस पर भी कुछ ब्लड गिरा हुआ था। वो दोबारा से एक नंबर डायल करता है। कुछ टाइम बाद उसका स्टेप ब्रदर वो कॉल रिसीव कर लेता है और कहता है, व्हाट जूजान, अभी क्या टाइम है? जूजान और भी ज़्यादा खांसने लगता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। जूजान ने जो वाइट शर्ट पहनी हुई थी वो अब रेड होने लगी थी। जूजान अपने स्टेप ब्रदर से कहता है, जाओचेंग, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। इससे पहले कि वो कोई और बात कह पाता उसका विज़न पूरा ब्लैक हो जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। इधर कार में वांगी बो साइलेंटली ड्राइव कर रहा था, पर तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, ईबो, उसे वो घर देना कम्प्लीटली वेस्ट है क्योंकि वो तुम्हारा हार्ड वर्क था। पर कुछ टाइम बाद ईबो कहता है, उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। वांगीबो की गर्लफ्रेंड कहती है, ओह प्लीज़, उसे अपने फैमिली में वापस जाने दो, वो इतने बड़े घर में अकेले क्या करेगा। वांगीबो कहता है, कोई बात नहीं, हमारे पास सिटी में अपना घर है तो। वांगीबो की गर्लफ्रेंड पाउट करते हुए कहती है, पर मुझे हमारा एक और घर चाहिए और वो सिटी में नहीं। वांगीबो कहता है, ओके, जैसे ही हम लोग सेटल हो जाएंगे वैसे ही हम लोग एक और हाउस खरीद लेंगे। ये सुनते ही उसकी गर्लफ्रेंड स्माइल करने लगती है और वांगीबो के चिक्स पर किस करती है। कुछ टाइम बाद वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं और सारा सामान सेटल करने लगते हैं। वांगीबो जब अपने रूम में एंटर होता है तो उसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब फीलिंग आ रही थी। ऐसे तो वांगीबो यहाँ पर कई बार आ चुका था और जितने भी वीक्स वो घर नहीं जाता था वो अपना पूरा टाइम अपने गर्लफ्रेंड के साथ यही स्पेंड किया करता था। पर फिर भी वो अपने लगेज को अनपैक करने लगता है और सारा सामान अपने रूम में सेट करने लगता है। उस रूम में अपना सारा सामान सेटल करने के बाद वांगीबो अपनी डायरी निकालता है जिसमें वो अपना सारा वर्क का काम लिखा करता था। फिर वो बेड पे बैठ जाता है और उस डायरी को ओपन करता है ताकि उस पर अपना नेक्स्ट वर्क लिख सके। पर तभी उसमें से येलो कलर के स्टिकर्स निकलने लगते हैं। ये वही स्टिकर्स थे जो जूजान उसके लिए लिखा करता था। वांगीबो उन स्टिकर्स में से कुछ स्टिकर्स रीड करने लगता है, पर फिर वो स्टॉप हो जाता है क्योंकि उसे अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा अनईजी फील हो रहा था। इसके बाद वो नोट्स को डायरी के लास्ट पेज पे रख देता है और अपने वर्क रिलेटेड नोट लिखने लगता है। फिर वो उस डायरी को नाइट स्टैंड पर रखने के बाद वॉशरूम में शावर लेने चला जाता है। वांगीबो को समझ नहीं आ रहा था क्यों, पर उसे बहुत ही ज़्यादा इम्पटी फील हो रहा था। वांगीबो शावर लेने के बाद अपने क्लॉथ्स चेंज करता है और लिविंग रूम की तरफ जाने लगता है। वांगीबो देखता है कि ये प्लेस कितना ज़्यादा डिफरेंट है। ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न था जो कि वांगीबो को पसंद नहीं था, पर फिर भी वो इस थॉट को अपने माइंड से निकाल देता है। वांगीबो जब डाउनस्टेयर जाता है तो अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो कि कप नूडल्स खा रही थी। उसकी गर्लफ्रेंड वांगीबो को देखकर कहती है, ओ हाय, मैं बहुत जल्दी में हूँ, वहाँ किचन में कप नूडल्स रखे हुए हैं, मैं तुमसे आज आफ्टरनून में मिलूँगी। इसके बाद वो इमीडिएटली अपने नूडल्स कंप्लीट करती है और अपने लिप्स को टिश्यू से वाइप करने के बाद कहती है, मेरा मैनेजर मुझे बहुत सारे मैसेज कर रहा है, सी यू इन द आफ्टरनून। और वांगीबो के लिप्स पे किस करने के बाद इमीडिएटली घर के बाहर चली जाती है। वांगीबो भी धीरे से कह देता है, सी यू। वांगीबो की गर्लफ्रेंड के जाने के बाद वांगीबो किचन में जाता है
और खुद से कहता है कि अब कोई टाइम नहीं है दो पीपल्स को कंपेयर करने का, और वो अपने माइंड से सारे थॉट निकाल देता है। ये तो सही है वांगी वो, तुम्हें अब दो पीपल्स को कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये जियोजान से डिवोर्स लेने से पहले करना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, जियोजान ने इतनी ज़्यादा ब्लड वॉमिटिंग की थी, इसका मतलब उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये बात वांगीवो को नहीं पता, और शायद ही पता चले क्योंकि वो जियोजान को छोड़ के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो जा चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर स्टोरी आप लोग को इंटरेस्टिंग लग रही हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और इसके आगे की पार्ट जानने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।